नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और योर मनी जहां पर हम बातचीत करते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़े आपके सवालों को लेकर। कई सारी आपकी दिक्कतें होंगी, कश्मकश होगी, उन पे बातचीत करते हैं और साथ ही साथ अलग अलग टॉपिक लेकर आते हैं जिसके ऊपर हम बातचीत करते हैं और आपके निवेश को और सुचारू रूप से बनाने के लिए और ढंग से चलाने के लिए भी हम उसमें चर्चा करते हैं। और हर बार की तरह हमारे साथ अलग अलग जानकार मौजूद रहते हैं जो कि बातचीत करते हैं पर्सनल फाइनेंस को लेकर और आपके सवालों के जवाबों को लेकर। इस बार भी हमारे साथ एक और जानकार मौजूद है, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो अलग अलग माध्यम आपकी स्क्रीन पर आएंगे जहां पर आप हमारे साथ ट्विटर के जरिए या फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया बेसिकली के जरिए आप जुड़ सकते हैं। आस्क आवाज योर मनी हमारा हैशटैग है। आप ईमेल भी कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर और साथ ही साथ 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर भी आप सवाल भेज सकते हैं और इस कार्यक्रम का सीधे सीधे हिस्सा बन सकते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनी फ्रंट के को-फाउंडर एंड सीईओ मोहित गांगसर मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे आपके सवालों को लेकर भी। लेकिन मोहित सर को जब हमने याद किया तो मूड माहौल थोड़ा ऐसा है कि स्थितियां थोड़ी गंभीर बनी हुई हैं। तो मोहित सर नमस्कार, पहले तो स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इस समय पर या आम तौर पर जब भी कभी जियोपॉलिटिकल इश्यूज खड़े होते हैं, बाजार टर्मोइल में आ जाता है और बाजार के टर्मोइल के साथ साथ रिटेल निवेशक जो हैं या हमारे दर्शक जो हैं उनको भी थोड़ी थोड़ी दिक्कतें होनी शुरू होती हैं बाजार की गिरावट से, घबराहट भी होती है। आम तौर पे तो ऐसा होता है कि अगर इक्विटी चल रहा है तो कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जब इक्विटी गिरता है तो सब ध्यान देने लग जाते हैं। तो आपको अक्सर ये सवाल आते होंगे, अक्सर लोग आपसे पूछते होंगे कि अब बाजार टूट रहा है, पैनिक आ गया है, क्या करना चाहिए। तो उस समय पर आप क्या कहते हो? क्या ये सिचुएशन ऐसी आ गई है कि अपनी एसआईपी बढ़ाएं? क्या ये सिचुएशन ऐसी आ गई है कि अपनी एसआईपी रोक दें? या क्या ऐसी सिचुएशन आ गई कि अपनी एसआईपी को यहीं चलने दें? आप कैसे देख रहे हो इस सिचुएशन को? जी सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया शो में बुलाने के लिए। तो देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो शायद कोई आपको पूछता नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा आपके साथ में डिस्कशंस नहीं होते हैं। पर अभी हाल ही की बात है, संडे को ही सुमित, आप मानेंगे नहीं, बहुत सारे 3-4 इन्वेस्टर्स का फ़ोन आ गया और काफ़ियों के मैसेज आ गए ये कहते हुए कि लगता है कि मंडे को मार्केट बहुत ज़्यादा टूटने वाला है, तो क्या करना चाहिए, राइट। एंड अब देखिए, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स कुछ ऐसे ही होते हैं। ये जब भी आते हैं अचानक से आते हैं और इनका प्रभाव भी मार्केट पे एकदम अचानक से पड़ता है और इसको आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अच्छी बात यह है कि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, बट खराब बात यह है कि ये बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं होते, राइट। अब अगर हम पिछले उदाहरणों से इसे समझने की कोशिश करें तो जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था सुमित, तब इसी तरह का कुछ माहौल बन गया था कि एक बहुत बड़ा वॉर आ रहा है, एक वर्ल्ड की सुपर पावर वॉर में जा रही है और इससे काफ़ी इम्पैक्ट आ सकता है कमोडिटीज़ पे, ऑयल पे, ये वो। मार्केट में कुछ 8 से 10% की गिरावट आई थी सुमित, और उसके बाद मार्केट ने इतना क्विकली बाउंस बैक किया कि जिन लोगों ने डर कर उस समय मार्केट से पैसा निकाला या फिर जो लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि मार्केट और गिरेगा, 8% कुछ नहीं होता है, इतना बड़े स्तर का युद्ध शुरू हो गया है और मार्केट कम से कम 20-25% टूट सकता है, वो लोग धरे के धरे रह गए और उन्हें कभी मौका नहीं मिला उस मार्केट में एंटर करने का। और मार्केट ने जो उसके बाद जो रिटर्न्स दिए हैं वो बेहतरीन रिटर्न्स थे 2023 में। ऐसे ही हुआ जब इजराइल हमास टकराव की शुरुआत हुई। लगा कि इसका बहुत बड़ा वैश्विक मुद्दा बन सकता है और बहुत ज़्यादा कुछ मार्केट में गिरावटें देखने को आ सकती है और 2 से 3% का करेक्शन आया सुमित, 1 या 2 दिन का। और उसके अलावा मार्केट ने इसे देखा तक नहीं, पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, राइट। अब आप बोल सकते हैं कि देखिए, जहां तक ईरान और इजराइल की बात है, दोनों ही अपने आप में स्तर पर काफी बड़ी शक्तियां हैं और शक्तियां इस लिहाज से कि ईरान को अगर आप देखें तो वो वर्ल्ड का पूरा जो ऑयल मार्केट है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल करती है, ओपेक को कंट्रोल करती जी। है और वर्ल्ड के जो सी रूट्स हैं उनको कंट्रोल करती हैं। तो सबको ये डर बना रहता है, माहौल बना रहता है कि भाई ये टकराव अगर बड़ी हो गई तो मार्केट को बहुत बड़ा असर आ सकता है। पर मुझे लगता है ये जितने भी जियोपॉलिटिकल थिंग्स होते हैं सुमित, इसको निवेशकों को अपनी लॉन्ग टर्म जर्नी का एक हिस्सा बनाकर मानकर चलना चाहिए। अगर आप इसे अपने डेली के उतार चढ़ाव को देखते हुए चलेंगे तो अभी तक मार्केट में कुछ 500 पॉइंट का निफ्टी में करेक्शन आया है, दैट्स इट। ये हार्डली कुछ 2 या 3%, 2% का करेक्शन है मार्केट में, जिसे किसी भी लिहाज से बड़ा करेक्शन नहीं कहा जा सकता है।
और हो सकता है कि मार्केट में और 2-3% का करेक्शन आ जाए। उससे ज़्यादा की उम्मीद लग नहीं रही है अनलेस कि एस्केलेशन बहुत बड़ा बन जाए। जी। पर अपॉर्चुनिटी अच्छा है, जो निवेशक साइडलाइन पे बैठे थे, मुझे लगता है उन्हें धीरे-धीरे कर कर मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए। और आपको भारतीय मार्केट को भारतीय मुद्दों पर ही आंकना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत क्या बोलते हैं जो दृढ़ता है, जिस तरह से इकोनॉमी आगे चल रही है, आप उसको मद्देनजर रखकर अपना निवेश करिए। जी। जियोपॉलिटिकल रिस्क को देखते हुए निवेश करेंगे तो कभी भी अच्छा निवेश नहीं कर पाएंगे। मोहित सर, एक बात बताएं, बाजार गिरेगा तो मैं निवेश करूंगा, या मैंने निवेश किया तो बाजार गिर गया? ये दो तरह के सवाल आमतौर पर रिटेल निवेशक उठाते हैं। आप किसके जी। पक्ष में हो? देखिए मुझे सुमित ना ये अवधारणा ही समझ में नहीं आती है कि बाजार गिरेगा तो मैं निवेश करूंगा। ऑनेस्टली अगर आपको लग रहा है कि बाजार गिर गया और आप अब निवेश करना चाहते हैं क्योंकि निफ्टी में 500 पॉइंट का करेक्शन आया, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज से 15 दिन पहले जब निफ्टी यहाँ से 1000 पॉइंट या 500 पॉइंट नीचे था, तब आप क्या सोच रहे थे? राइट, मार्केट उतना ही गया है, मार्केट 15 दिन या महीना भर पीछे चला गया, उससे ज्यादा कुछ मार्केट में करेक्शन नहीं आया है। तो आप एक महीना पहले क्या कर रहे थे? राइट, तो ऐसा नहीं, और ये मौके तो मार्केट देता ही रहेगा। मार्केट की चाल कभी लीनियर चाल नहीं हो सकती, एक तरफा चाल नहीं हो सकती, ये हम सबको पता है। सुमित, पिछले 44 साल के मार्केट के हिस्ट्री का डेटा है, ऐसा एक भी साल नहीं गया जहां पर 10% से बड़ा करेक्शन, 10% तक का करेक्शन मार्केट में नहीं आया हो। तो वो तो हो ही नहीं सकता है। मार्केट का मूलभूत क्या बोलते हैं सिद्धांत है कि करेक्शन तो आएगा ही आएगा। तो जो लोग करेक्शन का वेट कर रहे हैं, वो हमेशा वेट ही करते रहते हैं सुमित, और कभी भी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की प्रक्रिया जो है उसे आप अगर तोड़ेंगे तो आपकी कंपाउंडिंग भी रुकेगी। वो प्रक्रिया कभी अच्छे से सुचारू रूप से नहीं चल सकती, और आप जो एक बड़ा पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे कभी। तो मेरी यही मानना रहता है, हमेशा यही मानता हूं मैं इस बात को, कि आप करेक्शन का ना तो वेट करिए और ना ही करेक्शन आने पर, ठीक है, अगर आपके पास में कुछ ड्राई गन पाउडर है, आपने एक्स्ट्रा लिक्विड में पैसा रख रखा है थोड़ा, और आपके पास में सेविंग्स है, बहुत बड़ा करेक्शन आता है तो बिल्कुल बेझिझक होकर और डालिए, थोड़ा सा और निवेश करिए, उसे अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए। बट करेक्शन की राह देखते हुए अपने निवेश की प्रक्रिया को रोकिए मत, उसे मत रुकने दीजिए। जो इंजन चल रहा है उसे बिल्कुल चालू रखिए। तो ये सिचुएशन आ गई क्या कि इंजन की रफ्तार बढ़ाई जाए, क्या एसआईपी का नंबर बढ़ाया जाए, या अभी और वेट करें, या उसे कैसे टैकल करें सिचुएशन को, कि क्या और बढ़ाते चले जाएं एसआईपी हर फॉल के साथ, या जो लंप सम डालने के लिए बैठे हैं उनके लिए मौका आ गया कि वो यहाँ लंप सम डाल दें? देखिए सुमित, मुझे लगता है कि जो निवेशक एक फिक्स्ड पैटर्न और एक फिक्स स्ट्रैटेजी के साथ में निवेश करते हैं, उनके पास में हमेशा कुछ पोर्टफोलियो लेवल के रूल्स होने चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए। जैसा कि एक रूल होता है कि अगर मान लीजिए मार्केट में 10% का करेक्शन आया तो मैं 2% से अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ाऊंगा या 5% से इंक्रीमेंटल पैसा डालूंगा। तो अगर आपने इस तरह के नियम अपने पोर्टफोलियो में सेट कर रखे हैं कि अगर मार्केट में करेक्शन आता है, इतना करेक्शन आएगा, 5% का करेक्शन आएगा तो मैं 1% और एलोकेशन को बढ़ाऊंगा, तो बेझिझक होकर करिए। जिस तरह से आपका पोर्टफोलियो का स्वरूप है, उसके लिहाज से उस एसेट एलोकेशन को फॉलो करते हुए बिल्कुल करिए। मार्केट में छोटा सा ही करेक्शन आया है, पर काफी करेक्शन हमने देखा है कि मिड और स्मॉल कैप में मार्च के महीने में भी आया था, जहां पर काफी हद तक स्टॉक लेवल पे बहुत करेक्शन हुआ था। तो अगर निवेशकों को लगता है कि अच्छा मौका मिल रहा है उनके पसंदीदा फंड्स में जाने का या स्टॉक्स में जाने का, तो बिल्कुल ऐसे मौकों का फायदा उठाना चाहिए और अपने निवेश को बढ़ाना चाहिए। जहां तक सिप का सवाल है सुमित, आपने जो पूछा कि क्या सिप की रफ्तार बढ़ानी चाहिए, इंक्रीमेंट्स करने चाहिए, देखिए वो मुझे लगता है सुमित कि जब जब आपको मौका मिलता है, जब जब आपकी लिक्विडिटी आपको सहारा देती है और आपकी सेविंग्स आपको सहारा देती है, तब तब आप अपने सिप का एलोकेशन बढ़ाते रहिए। सिप इज एन अक्यूमुलेशन टूल। आप जितना ज्यादा अक्यूमुलेट करेंगे उतना ही ज्यादा वो आपके लेटर ईयर्स में काम करेगा, आपके वेल्थ क्रिएशन में। तो सिप को रोकिए मत, उसे जब जितना बढ़ा सकते हैं आप बढ़ाते रहिए। मैं आपको सिर्फ एक और डेटा दूंगा सुमित, अगर आपने मार्केट के 10 बेस्ट दिन मिस कर दिए पिछले 20 साल की मार्केट हिस्ट्री में, अगर आप 10 दिन जो मार्केट के सबसे अच्छे दिन थे, उन दिनों पर अगर आप निवेश आपका नहीं बना हुआ था, आपने डर के निकाल दिया, करेक्शन में निकाल दिया, राइट, तो आपका जो निवेश है वो 50% से उसका वैल्यू कम हो जाएगा।
50% तक आपका रिटर्न्स कम हो जाएगा। और अगर आप 30 अच्छे दिन नहीं बने हुए थे पिछले 20 साल में, तो 85% आपके निवेश का वैल्यू कम हो जाएगा। तो तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप टाइमिंग बिल्कुल ना करें। तो मतलब जो आप कह रहे हैं कि अगर जो मैक्सिमम पैनिक स्टेट्स थी उनमें अगर आपने निवेश नहीं किया तो 50%, और अगर 30% उन पैनिक स्टेट्स में आपने निवेश नहीं किया तो 85% आपका रिटर्न नहीं आया होगा, राइट? जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए मार्केट एकदम से गिरता है और फिर बढ़ता है, जो एक अच्छा दिन होता है कि मार्केट ने 4% की रफ्तार दिखाई, 3% की, जो एक अच्छे दिन होते हैं, ऐसे मार्केट के अगर 30 अच्छे दिन निकाल दे पिछले 20 साल में, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था वो 85% से गिर जाएगा। तो आप अगर टाइमिंग कर कर अगर आप ये सोच रहे हैं, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं अगेन, क्योंकि आपने बात पूछी है। 23 मार्च 2020 को, 2020 का सबसे बुरा दिन था मार्केट का, कोविड के चलते। जी। तो उस दिन लॉकडाउन आया था और मार्केट का बहुत बड़ा करेक्शन आया था। पर 24 मार्च 2020 को ही मार्केट का उस साल का कैलेंडर ईयर का सेकंड बेस्ट डे था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने 23 मार्च को डरकर पैसा निकाल दिया कि मार्केट और गिरेगा, कोविड महामारी आ गई है, कुछ भी हो सकता है, और वो निवेशित नहीं था 24 मार्च को, तो उसने बहुत बड़ा रिटर्न मिस कर दिया। चलिए, तो ये कुछ आंकड़ों के साथ आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि अगर आप पैनिक में आ गए हैं और आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई वॉर स्टेट बनने वाला है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, बाजार में बहुत बड़ी फॉल आएगी और आपने पोजीशंस को खाली करना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप यहाँ से निकल जाएं, नीचे ले लेंगे, तो ये गलतफहमी है आपकी। आप एसआईपी की क्वांटम बढ़ा दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। आप बल्क पैसा डाल दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अपनी एटलीस्ट एसआईपीज़ को बंद मत करिए। अब दर्शकों के सवालों की बातचीत करते हैं। पुणे चलते हैं। प्राणिता जी हमारे साथ वहाँ पे मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। प्राणिता जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार मैम। मैंने डिटेल्स भेजे हैं जी कि मैम। मेरी जो एसआईपी चालू है, एक्चुअली मेरे हस्बैंड करते हैं एसआईपी, ओके। तो मुझे सजेशन चाहिए था, और ये कि मतलब जो अभी एसआईपी चल रही है मेरी, वो बराबर है या नहीं, और चाइल्ड एजुकेशन और रिटायरमेंट के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। सो 10 इयर्स के बाद कितना रहेगा, और 15 इयर्स अगर करते हैं हम लोग कंटिन्यू, तो कितना? प्रणता जी, जो आपने चीज़ें भेजी हैं, जो डिटेल्स भेजी हैं, ये आपके हस्बैंड की एज के हिसाब से है, राइट? हाँ जी। ओके। सही है। आप अपने हस्बैंड के जो वो निवेश करती हैं उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, उनको पूछती हैं, उनसे समझती हैं क्या कर रहे हैं वो निवेश? हाँ, एक्चुअली मोस्टली ये एसआईपीज में ही हैंडल करती हूँ, ओके। बट मेरे हस्बैंड के उससे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मोहित सर, करीब करीब 36,500 रुपये के आसपास की एसआईपीज़ हैं। पोर्टफोलियो आपको भेजा ही हुआ है, 20 लाख के आसपास का कॉर्पस इकट्ठा हो चुका है। अगले 10 से 15 साल में कितना कॉर्पस रहेगा, और दूसरा ये फंड सही हैं इनके सारे, और प्लस रिटायरमेंट के लिए क्या ये पूंजी पर्याप्त इकट्ठी कर पाएंगे? जी, तो प्रणिता जी बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो कि आप पूरी तरह से भागीदारी कर रही है निवेश की इस प्रक्रिया में। बहुत अच्छी बात है, सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, जहां तक आपके एसआईपी की रकम का सवाल है, 36,500 रुपए की एसआईपी अगर आप अगले 15 साल तक कंटिन्यू करते हैं, और इस पे अगर 12% का रिटर्न अज्यूम करूं, तो करीब 1,84,85,00,000 के आसपास का आपका पोर्टफोलियो जमा होगा। और यहाँ पर अगर जो आपका 20 लाख का ऑलरेडी इन्वेस्टेड अमाउंट है, उस पर भी मैं अगर 12% का रिटर्न अज्यूम करूं, तो वहां पर आपको करीब 1,09,00,000 के आसपास का पोर्टफोलियो वैल्यू बनता हुआ दिखाई देता है। तो टोटल कुछ 2.93 करोड़, 2,93,00,000 के आसपास की वैल्यू आपकी बन सकती है अगले 15 सालों में। अगर आप इस एसआईपी को प्रणिता जी 10% से इंक्रीज करें, हर साल स्टेप अप करें, थोड़ा सा और निवेश करने की कोशिश करें, तो यही जो रकम है आपकी एसआईपी की, वो बढ़कर 3,16,00,000 के आसपास हो जाएगी। और आपका एग्रीगेट कॉर्पस जो है अभी जमा की हुई पूंजी को मिलाते हुए कुछ 4.25 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। तो एक आप अच्छी रकम जुटा पाएंगी अपने परिवार के लिए और अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से भी। राइट। दूसरी बात आपने अपने स्कीम्स को लेकर पूछी है, तो देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा लार्ज कैप को अपने पोर्टफोलियो में कंसोलिडेट करिए। वहां पर ओवरलैप थोड़ा ज्यादा है, काफी सारे लार्ज कैप स्कीम्स की जरूरत नहीं होती है पोर्टफोलियो में। 2 लार्ज कैप स्कीम बहुत हो गई, एक एक्टिव रख सकते हैं, एक पैसिव रख सकते हैं। राइट। और पैसिव में आप किसी भी निफ्टी इंडेक्स फंड का चुनाव कर सकते हैं, वहां पर प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी इंडेक्स फंड काफी अच्छा चुनाव हो सकता है। और एक एक्टिव फंड का लार्ज कैप में चुनाव करिए। बहुत ज्यादा रखने से देखिए उसमें आपको बहुत एक्स्ट्रा डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलेगा।
दूसरी बात तो यहीं पर आप चाहे तो आपका जो मिराय का लार्ज कैप फंड है उसको आप एसआईपी को रोककर वहां का एसआईपी जो है वो आप किसी पैसिव इंडेक्स फंड में शिफ्ट कर सकती हैं, राइट। थोड़ा सा मिड कैप में भी आप कंसोलिडेशन कर सकती हैं, स्कीम्स थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं, वहां पर भी आप एसबीआई के एसआईपी को रोककर जो है आप एक्सिस के अंदर में कंसोलिडेट कर सकती हैं। तो बस कंसोलिडेशन की राय है मेरी, स्कीम्स का चुनाव खराब नहीं है, मैं किसी में से भी निकलने की राय आपको नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा सा कंसोलिडेशन की बात कर रहा हूँ ताकि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा नैरो हो सके। तो थोड़ा कंसोलिडेशन प्रणेता जी आपके पोर्टफोलियो को चाहिए। बाकी आपकी स्कीम सही है, आपको लेवल्स भी बता दी गए कहाँ तक आपको रिटर्न आ सकते हैं और अकॉर्डिंगली चेंजेस करके आप जरूर बने रह सकते हैं। एक सवाल आया है भूपेंद्र दास साहब का, ये सवाल मोहाली पंजाब से आया है। मोहित जी, दास साहब की उम्र है 40 साल के करीब और मंथली निवेश ये 19,500 रुपये के आसपास के SIP कर रहे हैं। मौजूदा निवेश से कितने कॉर्पस की उम्मीद ये लगा कर चलें, जो इनका पहला सवाल है। कितनी SIP और बढ़ाएं जो इन्होंने अपना लक्ष्य साध रखा है उसके लिए, और फंड्स जो हैं उनको आप देख ही रहे हैं, उनका रिव्यू क्या कहता है। जी तो सुमित जी देखिए इनका जो करंट SIP है 19,400 रुपए का, और इस पे अगर मैं अगले 20 साल तक 12% की ग्रोथ रेट अज्यूम करूं तो यहाँ पर जो ये करीब 2 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे, राइट। अभी इनके 5 अलग अलग गोल्स हैं, तो यहाँ पर बहुत आवश्यकता है कि इनको थोड़ा स्टेप अप SIP करना पड़ेगा। देखिए हमने एक बिकॉज इनके गोल्स थोड़े से ओवरलैपिंग गोल्स थे, क्योंकि 7 साल में बेटे की पढ़ाई का गोल है, फिर 14 साल में फिर गोल है, फिर 20 साल में है, फिर रिटायरमेंट का गोल है। तो हमने एक टेबल इनके लिए अलग से बनाई थी, मैं थोड़ा सा उसे एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। तो अगर मान लीजिए इनका मंथली निवेश, इनके सारे गोल अच्छे से पूरे हो जाए, इसके लिए जो इनको रकम अलग रखनी पड़ेगी सुमित, वो है 80,000 रुपए की महीने की, और इनका जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो करीब 11 लाख रुपए के आसपास का है। अगर ये 80,000 रुपए मंथली SIP करते हैं तो 7 साल के बाद में इनका कॉर्पस कुछ 1 करोड़ 27 लाख के आसपास हो जाएगा। तो उसमें से वो पहले गोल के लिए 80 लाख विड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद इनके पास में कुछ 47 लाख रुपए बच जाएंगे और इनका कॉर्पस फिर से आगे बढ़ने लगेगा। 14 साल पर वही कॉर्पस बढ़कर 2 करोड़ के करीब पहुंच जाएगा, उसमें से फिर ये 80 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं और वो कॉर्पस घटकर वापस 1 करोड़ 28 लाख रह जाएगा। उसके बाद वही कॉर्पस बढ़कर 20 साल पर 3 करोड़ 37 लाख के आसपास पहुंच जाएगा और वहां पर उन्हें 3 करोड़ 30 लाख की आवश्यकता है, तो वो एकदम ठीक अमाउंट बैठता है। तो 80,000 की ये रकम से अगर चलेंगे मानकर, तो इनके जितने भी लक्ष्य हैं वो पूरी तरह से अच्छी तरह से 12% की दर अगर मैं अज्यूम करूं तो पूरे हो जाएंगे। अभी 80,000 की रकम थोड़ी बड़ी रकम है, करंटली इनका SIP का जो फ्लो है वो 19,400 रुपए का है, तो मैं समझ सकता हूं कि गैप ज्यादा है, एकदम से इतना नहीं बढ़ा पाएंगे। तो आप धीरे धीरे कर कर कोशिश करिए कि हर साल आप 10 से 15% अपने SIPs को स्टेप अप करिए, थोड़ा सा गोल की समय अवधि को बढ़ा दीजिए, आप डेफिनेटली अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। तो ये तो रही इनके गोल्स की बात। जहां तक इनके फंड्स का सवाल है, देखिए इनके पास में अच्छे फंड्स हैं। पराग पारिख जो एक फ्लेक्सी कैप फंड है वो काफी अच्छा फंड है, अपने पेयर ग्रुप को आउट परफॉर्म कर रहा है, अच्छा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है इनको उसके अंदर में, तो उस फंड को आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं। HDFC बैलेंस एडवांटेज अपने आप में एक बहुत ही पुराना और बहुत ही बेहतरीन फंड है, डेट इक्विटी का अच्छा कॉम्बिनेशन इस फंड में इनको मिल रहा है, तो उसे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इन्होंने एक सवाल पूछा था STPs को लेकर कि क्या वो STP से HSBC वैल्यू फंड से पैसा निकालकर पराग पारिख और HDFC बैलेंस फंड में डाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है भूपेंद्र जी। STP आप सेम फंड हाउस की स्कीम्स में ही कर सकते हैं। तो अगर आपको पराग पारिख में STP करना है फ्लेक्सी कैप में, तो आपको पराग पारिख के ही डेट फंड से करना होगा, और HDFC बैलेंस एडवांटेज में करना है तो HDFC के ही डेट फंड से करना होगा या किसी दूसरे फंड से करना होगा। आपको HSBC वैल्यू से रिडीम करना होगा और फिर आप बाकी दोनों स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं। पर रिडेम्पशन पर यह ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जिट क्लॉजेस क्या है, और वैसे HSBC के फंड्स में एग्जिट नहीं होता है, तो आपको टैक्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या आ रहे हैं। आप चाहें तो उतना रिडीम करिए इसमें से हर साल जितना कि आपका 1 लाख का लॉन्ग टर्म गेन बनता हो, जो कि पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, और बाकी वो पैसा आप रीडिप्लॉय कर सकते हैं, पर इसमें STP नहीं किया जा सकता है। जी,
तो अलग अलग तरह के आपके सवाल के ऊपर अलग अलग तरह की आपको राय दी गई है भूपेंद्र सर। और मोहित जी ने काफ़ी मेहनत की आपके सवाल को लेके, उन्होंने एक टेबल भी बनाई, वो हमें भेजी भी और अकॉर्डिंगली उस पर हमने काम भी किया। तो इसी तरह से हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने निवेशकों को हम समझा पाएँ कि क्या उनके लिए बेहतर रहेगा अपनी जानकारी के हिसाब से। एक ब्रेक का वक्त है, तो मोहित जी को ब्रेक की ज़रूरत आ गई है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और उनसे हम आगे बातचीत जारी रखते हैं, कुछ और सवालों को लेकर भी और अपने टॉपिक्स की ओर लेकर भी। छोटे से ब्रेक के उस तरफ आपके अलग अलग सवालों को लेकर भी और साथ ही साथ मोहित सर से हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर बाजार का फॉल आता है और जिस तरह की एक्सटेंशन फॉल की अगर रहती है तो आपको अपनी SIP के साथ क्या करना चाहिए। अब एक सवाल आया है आदित्य जैन साहब का जयपुर से। उनकी उम्र 32 साल है और करीब करीब 42,500 रुपये के आसपास की SIP कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो 20 लाख रुपए पहुंच चुका है और अगले 23 साल में 7 करोड़ का लक्ष्य साध कर वो निवेश कर रहे हैं। मोहित सर, अच्छी चीज़ें भी हैं इनके पोर्टफोलियो में। एक, इन्होंने बहुत यंग एज में स्टार्ट करा, तभी 20 लाख का कॉर्पस इकट्ठा कर लिया। दूसरा, अभी भी SIP का क्वांटम काफ़ी बेहतर लेकर चल रहे हैं। तीसरा, इन्होंने एक बात तो ये साध ली कि 23 साल में 7 करोड़ का ये लक्ष्य साध रहे हैं, लेकिन क्या 7 करोड़ पॉसिबल है अभी की सिनेरियो को लेकर? वन, और दूसरा, रिव्यू क्या करना है इनके पोर्टफोलियो को देखकर, आप बताएं क्या करना चाहिए ना। जी। तो सुमित देखिए, आई थिंक सबसे पहले तो आदित्य को बधाई देना चाहूंगा। 23 साल की उम्र में मुझे तो कुछ होश और हवा भी नहीं थी कि क्या लक्ष्य होना चाहिए, और शायद इसी बात का एक बहुत बड़ा मलाल भी है। बट बहुत बहुत बधाई आदित्य जी, कि आपने बहुत जल्दी शुरुआत की है और एक अच्छा कॉर्पस भी इकट्ठा कर लिया और आपने लक्ष्य भी बहुत अच्छा रखा है अपने लिए। तो मुझे लगता है जो आपकी 42,500 रुपए की मंथली SIP है, अगले 23 साल में आप बहुत आसानी से उस SIP से करीब 6.25 करोड़ के आसपास का कॉर्पस जमा कर पाएंगे। और जो आपका करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 20 लाख के आसपास, वो बढ़कर कुछ 2,70,00,000 के आसपास पहुंच जाएगा। तो टोटल मिलाकर अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो यहाँ पर आपके पास में करीब करीब 9 करोड़ रुपए की धनराशि जमा हो जाएगी, अगर आपने इस पोर्टफोलियो के साथ में छेड़खानी नहीं की, इसके कंपाउंडिंग को चलने दिया, और मैंने सिर्फ 12% का कंजर्वेटिव रेट यहाँ पर अज्यूम किया है। तो आप अच्छी तरह से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। पोर्टफोलियो आपका काफी अग्रेसिव है आदित्य जी। आपने काफी अग्रेसिव फंड्स का चुनाव कर रखा है अपने पोर्टफोलियो में। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको लार्ज कैप की तरफ रुझान करना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप्स काफी कम है, तो यहाँ पर एक पैसिव लार्ज कैप फंड का चुनाव करिए, उसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए। बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को आप शामिल कर सकते हैं। निपॉन इनोवेशन फंड एक थीमेटिक फंड है। अगर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है थीमेटिक फंड में रहने के लिए, उसे हैंडल कर सकते हैं, आपको उस निवेश की समझ भी है, तो आप उसे रखिए। पर अगर आपको लगता है कि थीमेटिक थीम्स को आप कैप्चर करने में थोड़ा सा इतना समय नहीं लगा पाएंगे, तो आप एक अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड या लार्ज कैप फंड में इसे शिफ्ट कर सकते हैं, इस SIP को। मुझे लगता है कि निवेश को जितना सिंपल और सरल रखा जाए उतना ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पर आप उसे कर सकते हैं। उसी तरह से आपके पास में 2 फ्लेक्सी कैप है, 2 मल्टी कैप है, आप चाहें तो इन्हें कंसोलिडेट कर सकते हैं। फंड में कोई बुराई नहीं है, फंड्स आपके पास में काफी अच्छे हैं, राइट। और स्मॉल कैप भी 2 है, वो दोनों बहुत ही अच्छे फंड है, क्वांट के और ICICI के, तो वो आप बिल्कुल रखिए। मिड कैप भी HDFC का बहुत अच्छा, बहुत शानदार फंड है। चिराग स्टेलवार्ड मैनेजर है, जो काफी सालों से कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं। तो फंड्स में कहीं कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छा चुनाव है आपके फंड्स का। थोड़े से कंसोलिडेशन की जरूरत है और लार्ज कैप कम है। फ्लेक्सी कैप के जरिए आपको लार्ज कैप एलोकेशन मिल रहा है, बट एक प्योर प्ले लार्ज कैप एलोकेशन को शामिल करने की राय रहेगी मेरी। सर, एक बात और दिमाग में आई, क्योंकि अभी हम जिक्र कर ही रहे थे कि बाजार में जब गिरावट आती है तो आप अपनी SIP बढ़ा दें, लेकिन उस समय पर क्या लार्ज कैप का दामन पकड़ना ज़्यादा बेहतर है या स्मॉल कैप फंड्स में से थोड़ा निकल जाना ज़्यादा बेहतर है? क्या करना चाहिए एलोकेशन वाइज? सुमित, मुझे लगता है कि किसी भी निवेशक के पोर्टफोलियो में 50% या उससे अधिक लार्ज कैप हमेशा होना चाहिए। देखिए, अगर आप मार्केट की लॉन्ग हिस्ट्री देखेंगे 15-20 साल का, तो लार्ज कैप्स और स्मॉल कैप्स में बहुत ज्यादा रिटर्न का डिफरेंशियल नहीं दिखेगा। वो डिफरेंस आप जब छोटी अवधि में देखते हैं, 5 साल में, 10 साल में, तब आपको थोड़ा ज्यादा दिखता है, बट 15-20 साल में बहुत ज्यादा डिफरेंशियल नहीं है। तो लार्ज कैप में आपकी वोलेटिलिटी कम रहेगी, मार्केट कल को घिरता भी है तो लार्ज कैप्स विल बी द फर्स्ट वन टू बाउंस बैक। तो वहां पर आपको वापस भी बहुत जल्दी रिकवरी मिलेगा। तो एक अच्छे पोर्टफोलियो के लिए बहुत जरूरी है कि लार्ज कैप की मात्रा बहुत अच्छे से होनी चाहिए। स्मॉल कैप, मिड कैप आप अपने स्वाद अनुसार लीजिए, राइट। अगर आपका जितना रिस्क एपेटाइट है, आप 20%, 30%, हो सके तो 40% तक जाइए, बट उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता किसी भी पोर्टफोलियो में होना चाहिए।
तो मेजर तो लार्ज कैप का ही आप निवेश रखिए, 50% के आसपास आपको लार्ज कैप रखना ही चाहिए, और ताकि गिरावट आए तो सबसे स्टेबल होते हैं लार्ज कैप। लेकिन फिर मिड और फिर स्मॉल कैप आप 50-25-25 का रेशियो है, 50-30-20 का रेशियो, जैसा आपको सूट करे आप रख सकते हैं, लेकिन 50 तो एटलीस्ट आपको रख के ही चलना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो में। आगे बढ़ते हैं, और इसके अलावा कुछ और टॉप 4 फंड्स मोहित सर आपकी तरफ से। देखिए सुमित, टॉप फोन फंड्स हमारे काफी कंसिस्टेंट रहते हैं। लार्ज कैप में हमारा चुनाव हमेशा एक पैसिव स्टाइल पर रहता है, तो वहां पर प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हमारा पहला चुनाव रहेगा। फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, बिकॉज उसमें इंटरनेशनल आपको फ्लेवर मिल जाता है थोड़ा सा। मिड कैप में मुझे ईडलवाइज मिड कैप फंड काफी पसंद है, और स्मॉल कैप में टाटा या फिर प्रू आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड, ये दोनों ही फंड हमें काफी पसंद है। 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ईडलवाइस मिड कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड। ये 4 फंड्स आप अगर नया निवेश करना चाह रहे हैं तो मोहित सर की तरफ से ये नाम आपको सुझाए गए हैं। हर बार की तरह बहुत बहुत शुक्रिया मोहित सर हमारे साथ बने रहने के लिए, बातचीत करने के लिए, और इन सभी फंड्स पर चर्चा करने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो फिलहाल अभी और मनी को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।